नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। जीएम सीड यानी कि जीन में बदलाव करके बनाए गए बीज, इन बीजों को बेचने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि उत्पादकता बढ़ाते हैं और कीड़े मकोड़ों से फसलों को कोई नुकसान नहीं होने देते। लेकिन जीएम फसलों के बीज महंगे होते हैं। इसके अलावा इनके इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनका दोबारा उपयोग करना संभव नहीं, यानी हर बार नया बीज खरीदिए। जाहिर है ये खेती की लागत बढ़ाने वाला है। 1996 में जब से भारत में इनके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, तब से ही जीएम फसलें किसी न किसी वजह से विवाद का कारण बनती रही हैं। किसानों को इनसे क्या फायदा हुआ, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन जीएम बीज बनाने और बेचने वाली कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया, इस पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता। फसलों की बढ़ती लागत, बीज पर रॉयल्टी, पेटेंट और टर्मिनेटर बीज जैसे मुद्दे संसद और अदालतों की चौखट पर पहुंचे। जीएम बीज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो के खिलाफ न सिर्फ बीज पर बल्कि जीन पर भी पेटेंट रॉयल्टी वसूलने के आरोप लगे। अब ऐसे में एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मॉन्सेंटो को अपने बीजों पर भारत में रॉयल्टी वसूलने का कोई हक नहीं। कोर्ट ने ये दलील दी है कि कानून भारत किसी बीज का पेटेंट नहीं कराया जा सकता और अमेरिकी पेटेंट कानून यहाँ लागू नहीं होते। बहरहाल इन तमाम विवादों के बीच जीएम फसलों के फायदे और नुकसान पर चर्चा होना जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि जीएम फसलें क्या हैं, कैसे तैयार होती हैं और जीएम बीज और इनका हमारी खेती पर क्या पड़ता है असर। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं विशेष। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जीन संवर्धित यानी कि जीएम कपास का बीज मुहैया कराने वाली अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो को अपने बीज पर भारत में रॉयल्टी वसूलने का कोई हक नहीं। इसके बाद भारत में जीएम फसलों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। अदालत के सामने सवाल ये आया है कि सिर्फ बीज पर रॉयल्टी वसूली जा सकती है या फिर उस बीज के संवर्धित जीन पर भी। हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दावा किया जाता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है और यह भी अक्सर कहा जाता है कि किसान देश का अन्नदाता है। ये सब दावे पुराने हैं, सो सच ही होंगे, लेकिन इनसे भी बड़ा सच है कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ही करते हैं। 2000 के बाद से देश भर में हर साल 12,000 किसान अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे कृषि की लगातार बढ़ती लागत और घाटा है। कृषि लागत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बीज और कीटनाशकों की है। 1996 में जब जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल को पहली बार मंजूरी मिली तो दावा किया गया कि ये देश में कृषि की शक्ल बदल देंगे। कहा गया कि न सिर्फ उपज बल्कि किसानों का मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस बात को 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं और इस दौरान किसानों की बदहाली सिर्फ बढ़ी है और जीएम बीज मुहैया कराने वाली कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। जीएम बीज के फायदे ये बताए जाते हैं कि इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। तो अव्वल तो बीटी कपास से किसी की खाद्य सुरक्षा नहीं बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको फसल की उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्पादन को बढ़ाने का सबसे जो सही तरीका है और जो हर किसान जानता है और हर नीति निर्धारक को जानना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज़मीन में पोषण होना चाहिए और आपको पर्याप्त पानी होना चाहिए। भारत में रॉयल्टी वसूलने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मॉन्सेंटो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन देश में जीएम फसलों को लेकर जारी बहस अभी शायद ना थमे। भारतीय कानूनों के मुताबिक बीज पेटेंट के दायरे में नहीं आते। इधर मॉन्सेंटो न सिर्फ अपने बीज बल्कि संकर बीजों पर भी रॉयल्टी वसूलना चाहती है। इतना ही नहीं, पॉलिनेशन यानी कीट पतंगे के जरिए प्रजनन कर बनी संकर नस्ल पर भी कंपनी मुनाफा चाहती है। देसी प्रजातियों के तकरीबन खात्मे के बाद बीज कारोबार पर एकाधिकार जमा चुकी विदेशी कंपनियों का लालच अभी थम नहीं रहा है। मेन क्वेश्चन इसमें यह था कि आपका अगर किसी सीड पे पेटेंट हो सकता है कि नहीं। मॉन्सेंटो का ये कहना था कि भाई मेरा बीटी जीन जो सीड का एक पार्ट है उस पे मेरा पेटेंट है
तो इसलिए आप मेरा सीड यूज़ करके कोई नया सीड भी बना लें और उसमें अगर वो बीटी जीन हो तो वो मेरे पैटेंट का इन्फ्रिंजमेंट है। तो क्वेश्चन यही था कि भाई पैटेंट्स एक्ट में एक प्रोविज़न है कि आपका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे, सीड पे पैटेंट नहीं हो सकता। 2002 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी की साझेदारी में जीएम बीजों का उत्पादन और वितरण शुरू किया गया। तब ये दावा किया गया कि इसमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, साथ ही ये सूखा रोधी और बाढ़ रोधी भी हैं। लेकिन कुछ ही साल बाद बीटी कपास की फसलों में कीड़े लगने शुरू हो गए। महंगे बीज और कीटनाशकों की बढ़ती लागत किसानों पर भारी पड़ी। ऐसे में मॉन्सेंटो बनाम नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम हो जाता है। लीना शर्मा के साथ सैयद जफर जैगम, मुर्तजा बाकरी, राज्यसभा टीवी। जीएम फसलों को लेकर देश में विवाद नया नहीं है। जब से देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की आमद हुई, तब से ही किसी न किसी विवाद की वजह रहा। आइए यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी जीएम फसलें उगाई जा रही हैं। भारत में जीएम फसलों का नियमन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के हाथ है, लेकिन 2011 से जीएम फसलों की प्रायोगिक खेती के बारे में राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। जैव सुरक्षा समितियां इनकी पूरी पड़ताल करती हैं। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी RCGM और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी या GEC काफी कड़े मूल्यांकन के बाद ही इन बीजों के इस्तेमाल की अनुमति देती है। दोनों समितियां पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन हैं। भारत में एकमात्र जीएम फसल बीटी कपास है, जिसकी खेती की अनुमति 2002 में दी गई। फिलहाल 10 राज्यों में जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम कपास की खेती हो रही है। No, there are many controversies related to seeds, but this was the first one which was about the patentability of a genetically modified technology. तो कानून यही कहता है कि कानून केवल जीन पे पैटेंट आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीन किसी प्लांट में जाता है तो फिर जैसे इंडियन सीड कंपनी क्या करती हैं कि वो मॉन्सेंटो का सीड लेके उसको सेकेंड वैरायटी से क्रॉस करके एक नई थर्ड वैरायटी बनाती हैं जो परमिसिबल है। यूपीए 2 शासन के दौर में 10 खाद्य फसलों गेहूं, धान, कपास, ज्वार, बाजरा और मक्का आदि के परीक्षण की मंजूरी दी गई, लेकिन 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि जब वीरप्पा मोइली पर्यावरण मंत्री बने तो उनका रुख जयराम रमेश से अलग था। जीएम फसलों के मसले पर पहली बार संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 2013-14 में गहन जांच पड़ताल की। करीब 61 घंटे मंथन के साथ समिति ने 27 बैठकें की और इस क्षेत्र के तमाम दिग्गजों को तलब भी किया। समिति की रिपोर्ट में ये बात उभर कर सामने आई कि जीएम खाद्य फसलों से मानव और पशु स्वास्थ्य के प्रभावित होने के साथ दूसरी फसलों पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर किसान का अधिकार छीन लिया गया बीज के ऊपर से, तो कंपनियां आ गई या ऐसे लोग आ गए जो कि हमारे किसानों को दबा सकते हैं, तो देश की खाद्य सुरक्षा तो कहीं भी नहीं रहेगी और किसान की आजीविका कहाँ जाएगी। तो ये लास्ट 80 और 90 के दशक में बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, बड़ी सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई थी और देश ने फिर तय किया कि हम यहाँ पे भारत में बीजों का पेटेंट नहीं होने देंगे। अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो और माहिको भारत में 1996 से बीटी कपास के विकास में लगी हैं। इनका दावा है कि कपास में ऐसा जीन प्रतिरोपित किया गया है जिसमें कीट प्रकोप को रोकने की क्षमता है। 2002 में 450 ग्राम के 1.05 लाख पैकेट बीटी कपास से एक नई क्रांति की शुरुआत का दावा हुआ। भले ही बीटी कपास अखाद्य फसल थी, लेकिन इसे लेकर भी आशंकाएं थी। विरोधियों का तर्क था कि ये भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु लायक नहीं है। दावा किया गया कि इसमें बालवर्म से निजात मिलेगी और ये सफेद सोना साबित होगी। नहीं तो ये बीटी कॉटन पे तो कंट्रोवर्सी कई दिन से चल रही है, क्योंकि मॉन्सेंटो बहुत हाई ट्रेड वैल्यू उस पे लगाता था इंडियन सीड कंपनीज पे, तो वो हाई ट्रेड वैल्यू सीड का दाम बढ़ा देती थी, तो फार्मर को बहुत हाई प्राइस देना पड़ता था।
तो गवर्नमेंट ने इस पे कैप लगा दिया था कि भाई इससे ज़्यादा ट्रेड वैल्यू आप नहीं चार्ज कर सकते, सीड का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। खुद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय देश में अनाज, तिलहन, दलहन और कपास की 22 जीएम फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं। 1985 में पूसा में जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होने के बाद चावल की सीक्वेंसिंग, टमाटर और आलू तथा अरहर जीनोम के साथ कई दिशाओं में काम हुआ है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी कार्यदल ने स्वीकारा था कि इसके प्रयोग से खाद्य उत्पादन दोगुना हो सकता है और पर्याप्त पौष्टिकता सुनिश्चित करते हुए छोटे किसानों की गरीबी मिटाई जा सकती है। लेकिन कार्यदल ने बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और सोयाबीन जैसी फसलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की वकालत की थी। अरविंद कुमार सिंह के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। जीन संवर्धित बीजों को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इनका विकास कैसे और कब हुआ, क्यों इनके उत्पादन की जरूरत पड़ी और वो कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार इस तरह के प्रयोग किए। 18वीं शताब्दी में आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहान मैंडल के महान काम के बाद कई साल तक आनुवांशिकता पर ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ। मैंडल ने 1856 से 1863 के बीच जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव रखी। इसके कई साल बाद 1954 में वॉटसन और क्रिक ने जब डीएनए की खोज की तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक और दिशा मिली। डीएनए के सिद्धांत ने कई प्राकृतिक रहस्यों को खोल दिया। इसी रास्ते पर आगे चलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बारी आई। 1970 के दशक में अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो के केमिस्ट जॉन फ्रॉज ग्लाइफोसेट को सब्जियों पर प्रयोग की जिम्मेदारी दी। जॉन फ्रॉज का प्रयोग सफल रहा और मॉन्सेंटो ने जल्द ही राउंडअप नाम से अपना उत्पाद किसानों के बीच मशहूर कर दिया। बाद में कंपनी राउंडअप रेडी बीजों की सबसे बड़ी उत्पादक बन गई। इसी दौरान 1972-73 में अमेरिकी बायोकेमिस्ट हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने एक जीव के डीएनए को कई जगह काटकर दूसरे जीव के डीएनए के टुकड़ों से मिलाने की तकनीक विकसित कर ली। 1976 में बायोटेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण शुरू हुआ और मेडिकल, खाद्य और रासायनिक कारणों के लिए एक जीव के जीन दूसरे जीव के जीन से मिलाने का चलन भी शुरू हो गया। 1982 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जीएम जीव पेटेंट करने की इजाजत दे दी। When you can create a genetically modified seeds, you're actually forcefully pushing in genes from any source. In the case of BT cotton or BT brinjal, it is forcing bacterial genes, genes taken from bacteria, into cotton. 1988 में वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के जीन में बदलाव करके उसे ग्लासोफेट रोधी सोयाबीन में तब्दील कर दिया। ये किसानों में काफी लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे आलू, कपास, चावल, चीनी, गन्ना और टमाटर में यही प्रयोग हुए। कुछ रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि पहला जीन संवर्धित पौधा 1982 में पैदा किया गया जो तंबाकू का था। 1994 में अमेरिका में ऐसा जीन संवर्धित टमाटर बाजार में आया जो काफी समय तक खराब नहीं होता था। सन 2000 में वैज्ञानिकों ने अधिक पोषक तत्वों वाले जीन संवर्धित सुनहरे चावलों का विकास किया। भारत में बीटी कॉटन को 2002 में कानूनी मान्यता मिली। देश में ये पहली जीन संवर्धित व्यावसायिक फसल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जीएम तकनीक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या बीज हैं क्या और ये कैसे तैयार होते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये तकनीक फसलों के आनुवांशिक फेरबदल यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन को संभव बनाती है। इस तकनीक के जरिए किसी एक फसल को दूसरी फसल में पूरी तरह से बदल देने की क्षमता है। आखिर क्या है ये जीएम तकनीक और कैसे बनती है जीएम फसल, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल जीएम तकनीक में सबसे पहले किसी जीव के जीनोम यानी जीन के समूह में डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। ये डीएनए किसी पौधे या जीव के जीनोम में जाकर कोशिकाओं में बदल जाता है। इसके बाद इन कोशिकाओं का टिश्यू कल्चर किया जाता है जहां वे पौधों में विकसित हो जाते हैं। इन पौधों द्वारा बने बीज नए डीएनए यानी
जीएम डीएनए के आनुवंशिक होते हैं, यानी इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में वंशानुगत रूप से जीएम बीज का डीएनए शामिल हो जाता है। जीव या पौधे की विशेषता उनके आनुवंशिक बनावट और पर्यावरण के साथ उनके तालमेल पर निर्भर करती है। जीव के आनुवंशिक बनावट या रूप में बदलाव का कारण उसका जीनोम होता है, जो डीएनए से बनता है। जीनोम में जीन और डीएनए के निर्धारित क्षेत्र होते हैं, जो सामान्य तौर पर किसी जीव में प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। यही प्रोटीन किसी भी पौधे या जीव की विशेषता को निर्धारित करता है। जीएम तकनीक में पौधों के आनुवंशिक बदलाव के लिए जीनोम में डीएनए के खास हिस्से को शामिल किया जाता है, जिससे कि उसमें नया या अलग गुण विकसित हो सके। इसके जरिए पौधों को घटाना बढ़ाना और उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। इसके बाद नया डीएनए जीएम प्लांट के जीनोम का हिस्सा बन जाता है, जो इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज में शामिल होता है। प्रकृति ने एक तरह का संतुलन पाया है कई पीढ़ियों के संकर और एवोल्यूशन के बाद एक संतुलन होता है। इसीलिए अगर दो इंसानों का मेल होता है तो उसमें से बंदर का बच्चा नहीं निकलता है, क्योंकि एक संतुलन पैदा हो चुका है। अगर आप एकदम से उसमें भयंकर रूप से उथल पुथल कर देंगे कि जैसे आपने किसी एक कपास में या किसी एक बैंगन में कीटाणु के जीन भर दिए, तो ये तो प्रकृति अपने आप में इसके खिलाफ एक तरह का रिएक्शन करेगी और उस रिएक्शन के तहत कई ऐसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं जो कि जहरीली हो सकती हैं। इसके बाद शुरू होती है जीएम प्लांट बनाने की प्रक्रिया। जीएम प्लांट बनाने के पहले चरण में किसी भी पौधे की कोशिका में सबसे पहले डीएनए को डाला जाता है। इसके लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता है। जो सबसे प्रचलित तरीका है, उसमें रोपित करने वाले डीएनए के सतह को छोटे धातु के कणों से कोट कर दिया जाता है और जिन पौधों में इसे डालना होता है, उनकी कोशिकाओं पर इन कणों की बौछार की जाती है। दूसरे तरीके में बैक्टीरियम यानी वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। कई वायरस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने डीएनए को सामान्य जीवन चक्र के हिस्से की तरह दूसरे सेल में बदल देते हैं। जीएम पौधों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जीवाणु को एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस कहा जाता है। इसके जरिए जीन के डीएनए को बैक्टीरियम और बैक्टीरियल सेल में डाला जाता है और नए डीएनए को उस पौधे के जीनोम में बदल दिया जाता है। इस तरह जिन पौधों में नए डीएनए को सफलतापूर्वक डाल दिया जाता है, तो उससे एक नए पौधे का विकास होता है। नए पौधे का विकास इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि अलग अलग पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि वो एक पूरा का पूरा नया पौधा विकसित कर सकें। इस तरह जेनेटिक मॉडिफाइड पौधा तैयार हो जाता है। जीएम बीज, जीन संशोधित बीज वो हैं जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा किए गए हैं, जिनमें ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जैसे कि बीटी कपास में एक कीटाणु का जीन डाला गया है, जो कि प्रकृति में संभव नहीं है। हम लोग बंदर का बंदर से मेल होगा तो बंदर पैदा होंगे, गेहूं का गेहूं से मेल होगा तो गेहूं निकलेगा। इसमें कीटाणु का और कपास का मेल हुआ है और उसमें इसलिए इसको अप्राकृतिक कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इसमें कई खतरे संभव हैं। ख़ास तौर से अगर आप खाद्यान्न के मामले को देखें, बीटी बैंगन का मसला जो था, तो उसमें अन्य प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। जीएम तकनीक को कई नामों से जाना जाता है। इनमें जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जीएम ऑर्गेनिज्म में डीएनए को इस तरह डाला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होने वाली प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी। भारत में जीएम फसलों के फायदे, नुकसान और लोगों पर असर को लेकर दुनिया भर में तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है। जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि ये कीट रोधी है और प्रति एकड़ ज्यादा फसल देती है। वहीं इसका विरोध करने वालों का यह आरोप है कि न सिर्फ महंगी है बल्कि लंबी अवधि में बेहद घाटे का सौदा है।
देश में बीटी कपास की शुरुआती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह कीटनाशकों पर नियंत्रण था। इससे पहले कपास को 166 से ज्यादा कीट पतंगे नुकसान पहुंचाते थे। अमेरिकी बॉलवर्म तो कपास की फसल के लिए मौत का दूत बना हुआ था। इससे 30% से लेकर 60% तक उपज नष्ट हो जाती थी। ऐसे माहौल में देश में बीटी कॉटन की आमद हुई। भारत ने पहली बार 1996 में जीएम कपास के लिए अपने दरवाजे खोले। इसके पहले 25 देशों में इनका इस्तेमाल हो रहा था। शुरुआत में इसका लाभ भी किसानों को मिला, लेकिन जल्द ही इसके बुरे प्रभाव भी नजर आने लगे। जिन जगहों पर बीटी कपास उगाई गई, उन क्षेत्र में मिट्टी के पोषक तत्वों में भारी कमी दर्ज की गई। इसकी खली दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध की मात्रा पर बुरे असर की शिकायतें किसानों ने की। इससे आगे बढ़कर हमारी खाद्य श्रृंखला और आखिर में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले इसके असर पर ना थमने वाली बहस शुरू हो गई। 2002 में बीटी कपास की खेती शुरू की गई थी और लोगों का कहना है कि बहुत सक्सेसफुल रही है। हमारी संस्था जीन कैंपेन ने तो इसको बहुत करीब से देखा है। सबसे पहली स्टडी इसके ऊपर हम ही लोगों ने की थी, जबकि बीटी कपास बिल्कुल फेल हो गया था। अब इतने सालों के तजुर्बे के बाद ये दिखता है कि जहाँ पे सिंचित खेती है वहाँ बीटी कपास का कुछ सालों तक बड़ा अच्छा रहा। जहाँ पे असिंचित खेती है वहाँ बीटी कपास कभी अच्छी नहीं रही। और अब तो सभी को मालूम है कि जिन कीड़ों के खिलाफ बीटी कॉटन बनाया गया था वो सारे कीड़े जो हैं वो अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं और बीटी कॉटन का कोई असर पड़ता नहीं है। तो जो भी उनका फ़ायदा बताया गया था वो फ़ायदा भी ख़त्म है। बीटी कपास आने का सबसे बुरा असर कपास की देशी प्रजातियों पर पड़ा। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने कपास की 250 किस्में विकसित की थीं। इसके अलावा कुछ देशी प्रजातियां भी थीं, लेकिन धीरे धीरे वो सब लापता होती गईं। हालांकि भारत में कपास का उत्पादन इस दौरान बढ़ा है। देश के करीब 110 लाख हेक्टेयर इलाके में कपास की खेती होती है। भारत दुनिया भर के कुल उत्पादन की करीब 26% कपास पैदा कर रहा है। हालांकि अभी भी प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 510 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत प्रति हेक्टेयर 700 किलोग्राम से ज्यादा है। देश की कुल कपास खेती में बीटी कपास की हिस्सेदारी अब 90% से ज्यादा है। इसका सबसे अधिक फायदा बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां उठा रही हैं। इंडियन सीड कंपनीज ने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, ऑब्वियसली वंस एक बार गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो वो हाई ट्रेड वैल्यू नहीं दे सकते थे, तो वो देना बंद कर दिया। तो इसलिए मॉन्सेंटो ने इसमें सूट फाइल किया था कि भाई आप हमारा जो अग्रीड प्राइस है वो नहीं दे रहे हमें, तो इसलिए आप बेचना बंद करिए। तो फिर ये इशू अराइज हुई कि इसमें कोई पैटेंट आपका है भी कि नहीं। तो हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि इसमें अब कोई पैटेंट नहीं है क्योंकि सीड में नहीं हो सकता। भारत में जीएम बीजों की मार्केटिंग से मॉन्सेंटो की मौजूदा सालाना कमाई 250 करोड़ से ज्यादा है। सन 2000 से 2008 के बीच ही मॉन्सेंटो ने रॉयल्टी से ही 10,000 करोड़ रुपए की कमाई की। बीटी कपास के बीज सामान्य बीजों से 200 गुना तक महंगे बिक रहे हैं। महीको मॉन्सेंटो ने शुरुआत में 450 ग्राम के बीज का पैकेट 1800 रुपए रखा था। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी की गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दुकानदार इनकी मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। बीटी कपास के नकली बीज भी बाजार में हैं। इसके चलते किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कपास इलाकों में किसानों की आत्महत्याएं और कर्ज के दलदल में फंसने की कहानियां आम हैं। अगर असल में देखा जाए तो फ़ायदे इसके सिर्फ उनको हैं जिनके पेटेंट हैं और जो इसको एक प्रोप्राइटरी रूप से बेचते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। फ़ायदे किसान को नहीं है या उपभोक्ता को नहीं है। किसान को फ़ायदा होगा अगर पानी पर्याप्त मिलेगा, अगर बिजली समय पे मिलेगी, अगर उसको मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये हैं फ़ायदे किसान के। हालांकि कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि लोगों ने बेजा डर बैठा दिया है, वरना जीएम फसलें ऐसा बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय बीज कारोबार का 75% हिस्सा आज निजी क्षेत्र के कब्जे में है। देश में पौध किस्मों के संरक्षण के कानून के तहत सन 2001 में राष्ट्रीय जीन बैंक बना जरूर है, लेकिन परंपरागत फसलें खत्म हो रही हैं। इधर इन फसलों के पर्यावरण और दूसरे पेड़ पौधों पर असर को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। जीएम बीज बनाने वाली कंपनियों का एकाधिकार और बाजार पर पकड़ को लेकर भी चिंताएं हैं। ऐसे में जीएम फसलों के फायदे और नुकसान का आकलन आसान नहीं है। जैगब मुर्तजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, साथ ही अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।